Hey everyone, this is Shani Dinani, welcoming you all to Magnate Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आपको कोई डिफरेंट कोर्सेज एक्सप्लोर करने हैं जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, देन यू हैव अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आईआईटी, जेईई, नीट, एसएससी, बैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप किसी भी कोर्स को अगर पढ़ना चाहते हो अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विद द बेस्ट कंटेंट, देन डेफिनेटली आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे हो विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। अब ये सारी चीज़ें अब अगर प्रॉपरली एक ऑर्डर में अरेंज करके आपको दी जाएंगी तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा वीडियोस तक पहुंचना। इसीलिए आपकी सुविधा के लिए ऑल द वीडियोस आर अरेंज्ड, ऑल द कोर्सेज आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर ऑन द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल जो कि है magnetbrains.com। आप वेबसाइट कैसे विजिट करते हैं, कैसे वीडियोस को एक्सेस करते हैं, एवरीथिंग आई लेट यू नो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। बट राइट नाउ वी कैन गेट बैक टू आवर टॉपिक व्हिच इज गोइंग टू बी कॉम्प्रीहेंशन का अचीवर्स सेक्शन का डिस्कशन। तो हम ऑलरेडी कॉम्प्रीहेंशन का फर्स्ट स्टेप यानी इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। हमने इसके बिगनर लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं, इंटरमीडिएट लेवल के भी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है लेवल को बढ़ाने की यानी अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। ऑल्सो आज के वीडियो में आपको कुछ लेंदी से पैसेजेस मिल सकते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े पैसेजेस मिल सकते हैं। इतने बड़े पैसेज एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है कि अरे बाप रे इतना लेंदी हम पढ़ेंगे कब, समझेंगे कब। मैंने अचीवर सेक्शन में इसीलिए आपको इतने बड़े पैसेजेस रखे हैं यहाँ पर, या मैं इसीलिए आपको डिस्कस कराने वाली हूँ ये, बिकॉज आई वांट कि आपको पढ़ने की हैबिट लग जाए। आप रीडिंग कैसे करना है, कॉम्प्रीहेंड कैसे करना है वो सीख जाओ, ताकि पैसेज की कोई भी लेंथ हो आपको उससे कोई फर्क ना पड़े। आप पढ़ कर फैक्ट्स जो है माइंड में इकट्ठे करते रहो और आंसर्स को टिक कर दो, ठीक है? अगेन वही सेम चीज़ है, क्वेश्चंस पहले पढ़ के फिर पैसेज पढ़ना चाहिए, वो बेटर आइडिया लगता है मुझे। बट आप जिस भी चीज़ में कंफर्टेबल है प्लीज़ वही फॉलो कीजिए जो भी आपके टाइम को बचाएगा, दैट्स इट। बट मैं पहले पैसेज इसलिए पढ़ूंगी बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइज। एंड येस, ऑलवेज कीप अ नोटबुक एंड अ पेन हैंडी, ताकि आपको कोई भी अगर नया वर्ड दिखता है सो यू विल जस्ट नोट इट डाउन देन एंड देयर। क्लियर? ओके, चलिए पहला हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या आपको। सो यू हैव टू रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अभी तक तो पता ही है, पैसेज पढ़ो, क्वेश्चन आंसर्स को जो भी एमसीक्यूज हैं उसको आंसर करो, ठीक है? चलो सबसे पहले क्या दिया है? द ग्रुप ऑफ टायर्ड डस्टी राइडर्स अराइव्ड एट अ फोक इन द रोड। तो एक पूरा ग्रुप ऑफ टायर्ड डस्टी राइडर्स, तो यहाँ पर ना बहुत सारे लोग हैं जो हॉर्स पे बैठ के आए हुए हैं, ठीक है? और ये बहुत देर से चले जा रहे हैं, हॉर्स राइडिंग किए जा रहे हैं, तो इसीलिए ऑब्वियसली रास्ते में धूल वूल लगी है इनको और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ठीक है? एट अ फोक इन द रोड, यानी कि अब ये एक ऐसे जगह पे आ गए जब ये रोड ना दो डायरेक्शंस में डिवाइड करेगा, तो ये फोक बना दिया है। आपने फोक देखा होगा तो चम्मच होता है कांटे वाला, ठीक है? एक और कांटा होता है, बट ये ऐसे यहाँ पे डिवीजन है वो बताया गया है, ठीक है? सो अब इनको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि किस साइड जाना है, तो दैट इज फोक इन द रोड। Their leader immediately sprang to the ground after first throwing his rein to one of the others and began to examine minutely the sandy track. अब इनका जो लीडर था ना ये पूरे ग्रुप का, उसने एकदम से फटाफट से वो कूदा, लाइक हॉर्स पे बैठा और एकदम से नहीं नीचे कूदता है, वो होता है स्प्रैंग टू द ग्राउंड। और उसके बाद उन्होंने जो जिस चीज़ को पकड़ के चलाते हैं ना घोड़ा, उसको रीन बोलते हैं, तो वो उसको पटका और फिर वो क्या करने लगे, वो धीरे धीरे जो है वो ट्रैक को एनालाइज करने लगे, धीरे धीरे उस ट्रैक को एग्जामिन करने लगे कि भाई आगे का रास्ता कैसे हो सकता है, ठीक है? तो वो सैंडी ट्रैक है, वहाँ बहुत ज़्यादा रेत है, शायद रेगिस्तान टाइप का एरिया है, इसीलिए इतना ज़्यादा ये जो वर्ड डस्टी यूज़ किया गया है, दैट इज गिवन। द प्रॉब्लम वॉज सिंपल। इन लोग के लिए जो उनके सामने एक दुविधा थी या प्रॉब्लम थी वो सिंपल सी थी। इफ द फ्लीइंग एनिमी हैड टेकन द लेफ्ट टर्निंग देयर रिमेन्ड लिटिल होप ऑफ कैचिंग देम, since he knew that it led back to a small settlement of native herds where they should be sheltered by the friendly inhabitants। अब होता क्या है कि इनके लिए ना प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी थी कि जाना किधर है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। क्योंकि अगर ये लेफ्ट की तरफ ऐसा सोच रहे थे, अगर जो दुश्मन है, जो इनके एनिमीज हैं वो भाग रहे हैं, फ्लीइंग एनिमी, ठीक है? तो वो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोग अगर लेफ्ट की तरफ गए होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर फिर बहुत कम उम्मीद होगी इनको पकड़ने की। यानी ये लोग अपने दुश्मनों को लेफ्ट की तरफ अगर वो गए हैं तो पकड़ने के लिए बहुत कम चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक छोटा सा सेटलमेंट है, यानी वहाँ घर बने हुए हैं, छोटी छोटी झोपड़ी बनी हुई है, हर्ट्स बने हुए हैं ऑफ द पीपल जो वहाँ रहते हैं, वहाँ के लोकल्स की, ठीक है? तो वो बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े फ्रेंडली से लोग हैं, तो उन्होंने डेफिनेटली इनको रहने के लिए अपने घर में जगह दी होगी। तो इनको कैसे पता चलेगा कि किसके घर में कौन सा वाला एनिमी इनका छुपा हुआ है? तो इसीलिए बहुत कम चांसेस हो जाएंगे, होप बहुत कम है अगर लेफ्ट में ये लोग गए होंगे तो, ठीक है? अब नेक्स्ट बात आती है, अगर राइट में गए होंगे तो क्या? इफ ऑन द अदर हैंड दे हैड branched to the right, they would have before them the open desert, not a flat expanse of sand such as they had just crossed, but a country broken by a series of ridges behind any of which a whole army could hide.
अब होता क्या है कि अगर ये सोच रहे थे लीडर कि अगर थर्ड जो एनिमी का ग्रुप है अगर वो राइट साइड की तरफ गया होगा तो ये लोगों को ऐसे बिल्कुल चपटा ग्राउंड नहीं मिला होगा। जैसे अभी जहाँ से ये आ रहे हैं ना, वो एक चपटा सा ग्राउंड है, रेत ही रेत है, बट फ्लैट है। बट ये जहाँ पहुंचे होंगे ना, वहां पर एक खुला रेगिस्तान है जहां पर बहुत सारे रिजेस हैं, यानी ऊपर नीचे, आपने देखा हो कभी इमेज वगैरह, तो कहीं पे भी नीचे कहीं छुप सकते हैं वो लोग, तो डेफिनेटली वहां पर करना भी मुश्किल हो सकता है। He turned to his companions to see if he could read any solution in their faces. अब ये इनके साथ जो और भी साथीदार हैं बाकी जो बैठे हुए हैं हॉर्सेस पे, एकदम से ये लीडर उनकी तरफ देखते हैं इस उम्मीद में कि क्या पता उनके चेहरे पे हमें कोई सोल्यूशन मिल जाए कि किस तरफ जाना चाहिए। बट they were too occupied by their aching limbs and several were taking a quick drink from the flask which hung at their belts. बट वो लोग बड़े बिजी थे अपने में ही, क्योंकि इनके हाथ पैर बहुत दुख रहे थे, एक करना नहीं दुखना, ठीक है, तो इनके हाथ पैर बहुत दुख रहे थे। ऑल्सो कुछ लोग थे जो कमर पे एक बेल्ट पे उनका एक फ्लास्क लगा हुआ था जिसमें ड्रिंक होती है, वो ड्रिंक पीने में व्यस्त थे। He realized every minute's delay lessened their chances of overtaking their adversaries. और एकदम से इनको रियलाइजेशन हो गया कि अगर 1 मिनट का भी डिले होगा, यानी 1 मिनट भी वो लेट कर सकते हैं, तो क्या होगा ना, उससे चांसेस कम होते जाएंगे इनके अपने कॉम्पिटिटर्स, एडवर्सरीज यानी आपके ओपोनेंट को पकड़ने में, ठीक है। तो ये अपने ओपोनेंट्स को, अपने एडवर्सरीज को, एनिमीज को नहीं पकड़ पाएंगे अगर 1 मिनट का भी इन्होंने डिले किया तो। सो विद अ रैपिड ग्लांस एट द सन ही जंप्ड वंस मोर इनटू द सैडल एंड विद हिज व्हिप इंडिकेटेड द वे दे वर टू गो। सबसे पहले सुन लो सैडल क्या होता है। तो जो घोड़े के ऊपर सीट लगी होती है ना जिस पे बैठते हैं वो सैडल है। दूसरा विप क्या होता है, ऐसे बिल्कुल चाबुक जैसा दिखता है वो, ठीक है, उससे ना बताया जाता है कि आगे बढ़ो एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एकदम से सन की तरफ देखा, सूरज की तरफ देखा, क्योंकि उससे पता चल जाएगा ना कि सूरज कितने टाइम में अस्त या व्यस्त होने वाला है। अस्त होने वाला, व्यस्त कहाँ से हो गया, अस्त होगा, ठीक है। तो वो चीज़ जैसी पता चलेगी इनको तो सबसे क्लियर हो जाएगा कितना टाइम है इनके पास जब तक ये अंधेरा नहीं होगा, ठीक है। तो फिर फटाफट से ये जो लीडर है वो बैठे उस सीट पे जो हॉर्स के ऊपर है, सैडल पे, और अपने विप से इंडिकेट किया कि इधर चलो, मेरे पीछे पीछे और किस तरफ इनको जाना है। क्लियर, ओके। तो ये था आपका पैसेज, इतना भी लेंदी नहीं था, बट हाँ इतना भी बड़ा नहीं आता है पैसेज, टू बी ऑनेस्ट, बहुत छोटू सा पैसेज आता है आपको। तो आई होप क्लियर हो गई सारी चीजें। अब यहाँ पर आपको कितने सारे वर्ड्स मिले, राइट। आपको पता चला एडवर्सरीज किसको कहा जाता है, आपको पता चला यहाँ पे कि सैडल क्या होता है, विप क्या होता है। तो प्लीज मेक श्योर आप ये सब वर्ड्स की मीनिंग लिख चुके हो, एडवर्सरीज, सैडल, विप। देन उसके अलावा ग्लांस तो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ क्या है यहाँ पर, तो कुछ भी नहीं है। ब्रांच्ड टू द राइट, डेजर्ट, नॉट एक्सपेंस एंड एवरीथिंग, ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। देन यू हैव, ये 3 वर्ड्स क्लियर हो गए। इसके बाद आपके पास है कुछ वर्ड, जैसे फोक का मतलब यहाँ क्या है, स्प्रैंग का मतलब क्या है, दिस इज व्हाट इज दिस। देन फ्लीइंग मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और पता चल गया आपको। दैट्स इट आई गेस, यस। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको मिले हैं, अराउंड 7 वर्ड्स हैं जो आपको सीखने को मिले इस पैसेज से, विच इज नॉट अ बैड नंबर। सो या यू कैन जस्ट रिसर्च ऑन दीज वर्ड्स मोर एंड मोर, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली व्हाट आर दीज। डन, ओके। चलिए अब प्रश्नों पे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ राइडर्स वॉज टायर्ड एज, जो ये ग्रुप था वो टायर्ड क्यों था, सब जो राइडर्स हैं वो टायर्ड क्यों थे। As they were chasing a fleeing enemy, as they were being chased by enemies, as they were searching for a small settlement of native herds, as they were hungry and thirsty. कहीं पे मेंशन नहीं किया कि उनको भूख लग रही थी, तो ये तो गलत है। कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि ये लोग कोई सेटलमेंट सर्च कर रहे थे। कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि उनको चेस किया जा रहा था। तो दे वर नॉट बीइंग चेस्ड, बट यस दे वर चेजिंग अ फ्लीइंग एनिमी। तो पहला ही ऑप्शन सही है, तो सीधे सीधे ऑप्शन ए को टिक कर दो। डन, ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। What would happen if the enemies would have taken the branch to the left? अगर ये लेफ्ट की तरफ जाते तो क्या होता। तो लेफ्ट की तरफ क्या है, सेटलमेंट है, वहां पर और कम चांसेस हो जाते हैं इनके एनिमीज को पकड़ने के, क्योंकि वहां के फ्रेंडली इनहैबिटेंट्स उन लोगों को रहने के लिए जगह दे देते। So there were high chances of catching them. The open desert ahead promised them to be caught. They would be thrown out by the inhabitants there, or there remained little hope of catching them. तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो है, the open desert ahead promised them to be caught, ये तो ahead desert तो राइट साइड पे था, राइट। Then they would be thrown out by the inhabitants there, thrown out नहीं बल्कि they will be given a place to live, तो ये भी गलत है। There were high chances नहीं, there were little hope for catching them, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन आई गेस, राइट, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज पर द पैसेज, पैसेज के हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है। They had crossed country broken by a series of ridges. They had crossed नहीं है, राइट साइड पे आता है ऐसा कुछ, so they have not crossed it, right? They had crossed a flat expanse of sand. Yes, उन्होंने जो भी अभी तक जगह क्रॉस की है वो बिल्कुल फ्लैट था, वहाँ रिजेस वगैरह नहीं थे। They had crossed a town, नहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। They would surely move on the way which led to the small settlement of native herds. नहीं नहीं नहीं, that is not mention कि कौन से वे में गए ये लोग। सो यहाँ ऑप्शन डी तो नहीं है, बट आई थिंक वो ज़्यादा चांसेस ऑप्शन राइट की तरफ जाने के हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं बोला
बोला कि बहुत कम चांसेस है, यहाँ पे बल्कि बोला है। तो ऑप्शन डी जो है, वैसे भी अगर पूछा जाता आपके हिसाब से क्या सही है तो ये डेफिनेटली गलत होता। आंसर अभी हम कह सकते हैं ऑप्शन बी फिर भी बेटर है। डन, ओके। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दे हैड क्रॉस्ड अ फ्लैट एक्सपेंस ऑफ सैंड। डन, ओके। नेक्स्ट, Why did the leader turn to his companions? अब ये जो लीडर है जब देख रहा है कि कहाँ जा सकते हैं, क्या हो सकता है, तो वो कंपेनियंस की तरफ क्यों मूव हुए? टू टेल देम दैट इट्स टू लेट टू कैच देयर एनिमीज, क्योंकि वो बताना चाहते थे उनको कि देखो बहुत देर हो चुकी है, अब हम अपने दुश्मनों को नहीं पकड़ पाएंगे। तो ऐसा कुछ तो नहीं है, बल्कि वो आगे बढ़े हैं दुश्मनों को पकड़ने के लिए। टू सी इफ ही कुड रीड एनी सोल्यूशन इन देयर फेसेस, यस, वो ये आशा में थे कि क्या पता मैं अपने कंपेनियंस की तरफ देखूंगा तो मुझे कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है। टू आस्क वन ऑफ देम टू गो एंड चेक विच ट्रैक वुड बी बेटर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग एक साथ ही जाने वाले थे। ये इनके दिमाग में नहीं चल रहा था कि मैं किसी एक को भेज के बोल देता हूँ कि जाके देख कर आओ कौन सा वाला पाथ बेटर है। टू टेल देम टू सर्च फॉर वाटर एंड फूड, नहीं, कहीं पे भी नहीं मेंशन किया है दैट दे वर हंग्री और दे नीडेड फूड और वाटर, कुछ भी मेंशन नहीं किया है। सो डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज वेरी वेरी डायरेक्टली गिवन फ्रॉम द पैसेज। इजी, ओके। अब आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, विच इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लीइंग इन द पैसेज। अभी फ्लीइंग का मतलब क्या है? सो ऑल्दो मैंने आपको बता दिया है, बट इफ इन केस यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, क्या करना है, उस मीनिंग को उस वर्ड की जगह प्लेस करके पढ़ना है, राइट। सो टू वॉक इन अ लीजरली वे, लाइक बहुत ही आराम से चलना, बहुत ही सुकून से चलना, जैसे बहुत वक्त हो आपके पास। टू मूव स्लोली एंड आइडली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बहुत ही धीरे धीरे चलते रहना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। टू वेस्ट टाइम एंड बी स्लो, अपना समय बर्बाद करते हुए चलना। टू रन अवे फ्रॉम अ प्लेस सिचुएशन ऑफ डेंजर, तो एनिमीज जो है वो आराम से नहीं चल रहे थे, अगर ऐसा कुछ होता तो आराम से पकड़े जाते, राइट। सो डेफिनेटली ऑप्शन डी फिर भी हो सकता है। सो आप क्या कर दो, सीधे सीधे ऑप्शन डी, टू रन अवे फ्रॉम अ प्लेस और सिचुएशन ऑफ डेंजर, ये है मीनिंग ऑफ फ्ली। क्लियर, ओके। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ पे, व्हाट वुड बी द रीजन ऑफ लुकिंग एट द सन। भाई सन की तरफ क्यों देखा लीडर ने? नाउ दिस इज समथिंग जो आपका दिमाग यूज करके आपको आंसर करना है। बट यस, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बट यस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर डायरेक्टली कुछ नहीं दिया होता और आपसे पूछा जाता है बताओ ऐसा क्यों दिया या क्यों देखा सन की तरफ, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द रीजन ऑफ लुकिंग एट द सन? टू इवैल्यूएट द टाइम लेफ्ट बिफोर इट गेट्स डार्क, टू नो द रोड, टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन, टू प्रे टू गॉड। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे इसीलिए देखा सूरज की तरफ, या फिर वो डायरेक्शन सोचना चाह रहे थे कि भाई अब सूरज को देख के डायरेक्शन कैसे हो सकता है, ये भी आपके दिमाग में लगा सकते हो, राइट। क्योंकि यू नो कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो वहां से शायद ईस्ट वेस्ट का ये डायरेक्शन नोटिफाई कर पाए। टू नो द रोड, रोड जानना चाह रहे थे, ऐसे पता चल जाता तो पहले ही नहीं देख लेते सूरज की तरफ, इतना सोचते क्यों। एंड टू इवैल्यूएट द टाइम लेफ्ट बिफोर इट गेट्स डार्क। सो इनके पास दो ही रास्ते थे, या तो लेफ्ट में जाना या राइट में जाना, ईस्ट वेस्ट का कोई झंझट ही नहीं था, इसीलिए ये भी गलत हो जाता है और सबसे बेस्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कि वो देखना चाहते थे कितनी देर में अंधेरा हो सकता है ताकि वो अंधेरा होने से पहले अपने दुश्मनों को पकड़ लें, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। आई होप क्लियर हो गया है कि कैसे आपको पैसेज पढ़ना होता है। इट इज ऑल्दो नॉट वेरी लेंदी, इससे भी लेंदी पैसेजेस होते हैं, बट येस आपको कोशिश करनी है कि आप जितने डिफिकल्ट, जितने लेंदी पैसेजेस पढ़ सकते हो पढ़ो, बिकॉज क्या होता है ना, उससे आपको बहुत एक्स्ट्रा वर्ड सीखने को मिलते हैं। दैट्स इट, वही है जो सबसे बेस्ट काम करता है। डन, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले पैसेज पे मूव करते हैं जो थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ध्यान से सुनेंगे इसको। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एज इज वेल नोन फॉलोड अ वेरी डिफरेंट ट्रैजेक्टरी फ्रॉम दैट इन दी एडवांस्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज। अभी हमको अगर नहीं पता है कैपिटलिस्ट कंट्री ये वो, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू नो आपको वहाँ पर क्वेश्चंस में इतना काम भी नहीं आने वाला है। हम सिर्फ देखेंगे अगर कुछ इंग्लिश के नए वर्ड्स मिलते हैं आपको और बेसिकली फंडा समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म का एक जो डेवलपमेंट है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत ज़्यादा वेल नोन है। इसने फॉलो की है एक डिफरेंट ट्रैजेक्टरी। अभी ट्रैजेक्टरी आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स के स्टूडेंट्स हो, आपको पता होगा, फिजिक्स में पढ़ते होगे, राइट। तो ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है एक पाथ। नाइन्थ में आई डोंट नो फिजिक्स में ट्रैजेक्टरी आता है कि नहीं आता, नहीं आता है गैस, तो ठीक है मैं बता देती हूँ। ट्रैजेक्टरी मतलब होता है एक पाथ, एक रास्ता, ठीक है। तो ये इन लोगों ने एक डिफरेंट ही पाथ चूज किया फ्रॉम दैट इन दी एडवांस्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज। तो जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी उनसे बहुत अलग तरीका अपनाया इन लोगों ने नेशनलिज्म के डेवलपमेंट के लिए, कहाँ? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। In the later, it was a part. Later मतलब advanced capitalist countries में. It was the part of a process of the emergence of the bourgeois order in the opposition of feudalism, while in the former it was a part of the anti-colonial struggle. क्या दिया हुआ है कि जो ये बाद वाला है दैट इज कैपिटलिस्ट कंट्री, ये एक पार्ट था ऑफ द emergence of bourgeois and it was in opposition of feudalism. तो कुछ तो प्रोसेस होता है bourgeois जो कि इसका इमर्जेंस करना था, एंड दिस वाज इन ऑपोजिशन ऑफ व्हाट? फ्यूडलिज्म, बिल्कुल उल्टा था उसका। वाइल इन द फॉर्मर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इट वाज अ पार्ट ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, कि कॉलोनियलिज्म नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रगल चल रहा था कहाँ पर? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। तो यहाँ पर भी नेशनलिज्म के डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे, बट ये बहुत अलग था एज कम्पेयर टू व्हाट जो फॉलो किया जा रहा था इन एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्रीज।
The impact of colonialism, though it differed across countries, had on the whole been in the direction of transcending localism and unifying supra-local economic structures through the introduction of market relations. क्या दिया हुआ यहाँ पे कि जो colonialism जब हुआ कि प्रॉपरली कि आप इसके लैंड पर रह सकते हो और आपको उसके बदले में होमेज पे करना पड़ेगा फार्मर्स को, ऐसा सा पूरा सिस्टम बताया जाता था कोलोनिज्म में। तो ये हर कंट्री में डिफर कर रहा था। लाइक कभी भी किसी कंट्री में अगर ये फॉलो कर रहे थे कि सिस्टम लेकर आना है तो इट वॉज एंटायरली डिफरेंट, लाइक द वे वॉज एंटायरली डिफरेंट, हैड ऑन द होल बीन इन द डायरेक्शन ऑफ, और ये कुल मिला के भले तरीके अलग थे बट ये सिर्फ एक ही चीज फॉलो कर रहे थे, वो था द ट्रांसेंडिंग लोकलिज्म एंड यूनिफाइंग सुप्रा लोकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। कि भैया जो लोकलिज्म है ना और डिफरेंट डिफरेंट जो लोकल स्ट्रक्चर्स हैं इनको एक साथ लेकर आना है, यूनिफाई करना है, एक तरीके से मर्ज कर देना है, दैट वाज देयर इन द माइंड थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट रिलेशंस। और ये जो मार्केट रिलेशंस करके फंडा होता है वो ये धीरे धीरे लेकर आएंगे जिससे लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली यूनिफाई कैसे कर सकते हैं। द स्ट्रगल अगेंस्ट colonialism consequently took the form of a national struggle in each instance in which people belonging to different tribes or linguistic communities participated। अभी क्या दिया हुआ इधर पर कि जो स्ट्रगल था अगेंस्ट colonialism ये एक तरीके से नेशनल स्ट्रगल बन गया था, यानी कि पूरी तरीके से पूरे नेशन में ये फॉलो किया जा रहा था। इन ईच इंस्टेंस इन विच पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट ट्राइब्स और लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज, या तो अलग अलग ट्राइब के हैं या लिंग्विस्टिक का मतलब होता है जो लैंग्वेजेस होती है, तो अलग अलग लैंग्वेज कम्युनिटीज में के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे इसमें। क्लियर? तो बहुत ही हिस्टोरिकल टाइप का, बहुत ही सोशल टाइप का ये पैसेज है, बट ठीक है, हम जितना जितना समझेंगे वही आपको आंसर करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो दैट इज़ हाउ आपको लेंदी पैसेजेस जो है वो ले दे के आपको बस उसका एक जिस्ट समझना है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए आप आंसर कर लो, ठीक है। And the colonial power in each instance attempted to break this emerging national unity by splitting people। और एक तरीके से ये जैसे जैसे स्टार्ट हुआ ना तो जो एक यूनिटी थी वो ब्रेक होने लगी और स्प्लिट होने लगे लोग। The modus operandi of this splitting was not just through political manipulation as happened for instance in Angola, South Africa। Modus operandi क्या होता है? Mode of operating, ठीक है, लैटिन टर्म है ये, जो कि मोड ऑफ ऑपरेटिंग कैसे होगा ये उसके लिए यूज किया जाता है। ऑफ दिस स्प्लिटिंग वाज नॉट जस्ट थ्रू पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। तो ये जो था कि लोगों को अलग अलग किया जा रहा था, ये सिर्फ इस तरीके से नहीं हो रहा था कि पॉलिटिकली लोगों को उल्लू बनाया जा रहा था या मैनिपुलेट किया जा रहा था, नहीं। एज हैपेंड फॉर इंस्टेंस इन अंगोला, साउथ अफ्रीका एंड होस्ट ऑफ अदर कंट्रीज। बट ऐसा हुआ था, कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका के अंगोला में, और ये एक कुछ और भी कंट्रीज हैं जहाँ पर ऐसा देखा जा चुका है। An important part of this modus operandi was through the nurturing of a historiography that just denied the existence of any overarching national consciousness। तो इसका जो मेन मोड ऑफ ऑपरेटिंग था वो बस इतना था कि ये हिस्टोरियोग्राफी को नर्चर करने वाले थे। नर्चरिंग यानी हिस्टोरियोग्राफी क्या होगा? जो भी हिस्ट्री चीज़ें होगी उससे रिलेटेड जो उसकी स्टडी होगी, बिकॉज ग्राफी है, ठीक है, ग्राफी वर्ड हमेशा स्टडी ऑफ समथिंग के लिए यूज किया जाता है। दैट जस्ट डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ओवर आर्किंग नेशनल कॉन्शियसनेस। तो ये जो है डिनाई कर रहा था कोई टर्म, तो उसी को वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। द नेशनल स्ट्रगल, द नेशनल मूवमेंट वर गिवन अ ट्राइबल और रिलीजियस कैरेक्टर। एक तरीके से नेशनल स्ट्रगल को रिलीजियस टर्म्स में ले जाया गया। दे वर पोर्ट्रेड एज बीइंग नो मोर देन द मूवमेंट ऑफ द डोमिनेंट ट्राइब और द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप। तो ये कुछ और चीज के लिए था मूवमेंट, बट उसको एक तरीके से रिलीजियस या ट्राइबल टाइप का बना दिया था कि भाई जो सबसे डोमिनेंट ट्राइब है, जो सबसे डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप था उस वक्त की, कि उसकी ये मूवमेंट चल रही है फॉर द अचीवमेंट ऑफ नैरो सेक्शनल एंड्स। भैया जो लोग नॉर्मल ट्राइब को बिलोंग करते हैं या नॉर्मल रिलीजियस ग्रुप को बिलोंग करते हैं उस वक्त उनके हिसाब से, तो उनके लिए मूवमेंट चल रहा है ऐसा बता दिया गया था, बल्कि रीजन कुछ और ही था। बट येस, दैट इज व्हाट इज पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, कि भाई जो दिख रहा है वैसा नहीं, बल्कि इसको भी रिलीजियस और ट्राइबल टाइप का बना दिया था। क्लियर? ओके। But the important point in this colonialism, while on the one hand it objectively created the condition for coming into being of a national consciousness at a supra-tribal, supra-local, supra-religious level। supra मतलब above this, ठीक है, इसके बहुत कहीं ऊपर। So ये important point ये था कि इसने कहीं ना कहीं पर ये क्रिएट की कंडीशन, इन्वेंट की कंडीशन कि ये एक तरीके से जो नेशनल कॉन्शियस है ना वो बहुत ज़्यादा उठकर आए। ट्राइबल ही सिर्फ ट्राइबल टर्म पे नहीं है, सिर्फ लोकल टर्म पे नहीं, सिर्फ रिलीजियस नहीं है, इससे कहीं ऊपर है। ऑन द अदर हैंड इट सॉट डेलिबरेटली टू सबवर्ट this very consciousness by using the same forces which it has objectively undermined। तो undermine मतलब किसी को कम आंकना, ठीक है, बहुत कम वैल्यू या इंपॉर्टेंस दिखाना। सो कहीं ना कहीं दूसरा जो इसका जानबूझ के एक डेलिबरेटली जो एक कंडीशन क्रिएट हो रही थी वो था कि भाई अब ये जो चीज़ है ना जिसको अंडरमाइन किया गया है उसे ये थोड़ा ऊपर दिखाएं, थोड़ा उसकी इंपॉर्टेंस बताएं। सो ले दे के कॉलोनिज्म क्या है, कैसे ये लोग काम कर रहे थे, कैसे इसका कंडीशन निकल के आया, क्या जानबूझ के एक इफेक्ट था, वो सब बताया हुआ है। ठीक है, चलो अब जो भी समझ आया है उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो डेफिनेटली आप बिना
इतना ज़्यादा डीप में जाए भी सॉल्व कर सकते हो। सो ले देखिए ये बात है कि पैसेजेस देख के डरना नहीं है, भले ही उसमें कैसी भी लैंग्वेज हो, आपको पूरी कोशिश करनी है कि कहीं नए वर्ड्स हो तो प्लीज़ उसे समझिए वहाँ पर क्या मीनिंग हो सकता है, और क्वेश्चंस को लिंक कीजिए एंड डेफिनेटली विल गेट द आंसर। क्लियर? ओके। What was the effect of colonialism? तो सीधे सीधे पैसेज से जाना है, पढ़ना है, पढ़ लेते हैं, क्या पता हमको पहले ही पता हो। ट्रांसजेंडिंग लोकलिज्म एंड यूनिफाइंग सुपरा लोकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट ट्राइब्स और लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज पार्टिसिपेटेड। यहाँ पर दिया हुआ है कि कोलोनिज्म का इफेक्ट क्या था, तो अगर हम जाएं पैसेज में तो हम ये पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है, यस, इम्पैक्ट ऑफ कोलोनिज्म दो इट डिफर्ड अक्रॉस कंट्रीज हैड ऑन द होल बीन इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि क्या था इफेक्ट, सबसे पहले ट्रांसजेंडिंग लोकलिज्म एंड यूनिफाइंग सुपरा लोकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ऑल्सो इससे क्या हुआ है, इससे जो है एक तरीके का ऐसा स्ट्रगल हुआ है जिसमें पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट ट्राइब्स और लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज पार्टिसिपेटेड। तो यस, कोलोनिज्म में दोनों चीजें हुई हैं। सो आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे दोनों यानी बोथ ए एंड बी को टिक कर दोगे, ठीक है, जो डायरेक्ट आपके पैसेज से दिया हुआ है। ऑलराइट, चलिए 8th पे आते हैं। Which of the following is correct? इनमें से क्या है जो सही है as per the passage? Development of nationalism in third world countries and the advanced capitalist countries was different. हाँ ठीक है, different था, दोनों में बताया गया है। In advanced capitalist countries it was a part of the process of emergence of the bourgeois order and in third world countries it was a part of anti-colonial struggle. देख लेते हैं, एक कोई सा भी देख लो जो सही होगा तो all of the above हो जाएगा। तो आप कोई भी पहला वाला देख लीजिए, तो क्या दिया हुआ है, in the later यानी advanced capitalism it was a part of emergence of bourgeois order and in the former it was a part of anti colonial struggle, यानी कि ये एंटी colonial struggle थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में था, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि वही दिया हुआ है क्या, यस वही दिया है, तो ऑल ऑफ द अबव क्लियर है, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एंटी colonial और एडवांस कैपिटलिस्ट में bourgeois ऑर्डर। क्लियर? ओके, चलिए 9th पे आते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ अंगोला इज गिवन टू हाईलाइट, क्यों दिया है साउथ अफ्रीका अंगोला वाला एग्जाम्पल, क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर स्पीकर, अबाउट फ्यूडलिज्म, an example for the ones who are not aware of it, how the rulers use the same strategies to divide the natives and the importance of historiography। तो historiography, feudalism और example जिनको नहीं पता देने के लिए ये सब चीज़ें नहीं दी हैं, डायरेक्टली क्या दिया हुआ है कि कैसे एक तरीके से पॉलिटिकल मैनिपुलेशन फॉलो हो रहा था। सो कैसे रूलर्स जो हैं वो स्ट्रैटेजीज यूज़ करके डिवाइड कर रहे थे, राइट, वो स्ट्रैटेजीज का यूज़ करना ही व्हाट इज मैनिपुलेशन। सो इसीलिए आपका आंसर हो जाना चाहिए सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी। डन? ओके। 10th पे आते हैं। Which of the following word used in the passage has the meaning to undermine the power and authority of an established system or institution? किसी भी established system, किसी भी institution की पावर को कम आंकना, इसके लिए एक वर्ड कौन सा है? ऑपरेंडाई, तो ये तो पता है, ऑपरेटिंग, ट्रैजेक्टरी पाथ है, सबवर्ड, ओवर आर्किंग। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कुछ ना कुछ अंडरमाइन हो रहा है, राइट। सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिकॉज सब दिया हुआ है ना, सबवर्ड यानी कि किसी भी चीज को अंडरमाइन करना, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज सबवर्ड। डन? ओके, तो आपको मीनिंग मिल गया। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डज मॉडस ऑपरेंडाई मीन, बता दिया है, मोड ऑफ ऑपरेटिंग। सो मोड ऑफ ऑपरेटिंग, डेविएशन, डिपार्चर, नन ऑफ दीज। आंसर क्या है? ऑप्शन ए, मोड ऑफ ऑपरेटिंग। तो ऐसे पैसेजेस वो होते हैं जिनको समझ आ गए वर्ड्स, उनको मिल गया आंसर, जिनको नहीं पता वो कुछ भी लगाते फिरेंगे फिर, ठीक है। तो इसीलिए पैसेज में दोनों तरीके के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करो। मैंने जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते थे उन्हें बिगनर में और इंटरमीडिएट में कराया, अचीवर्स में थोड़े खतरनाक क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको जब तक पता नहीं चलता ना कि स्ट्रेसफुल टॉपिक है, मेहनत करनी पड़ेगी, तब तक आप उतनी मेहनत नहीं करते हो। सो यहाँ इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट हैं आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। डन? ओके। नेक्स्ट आते हैं हम 12th पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रैजेक्टरी? ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या, जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, चेज यानी पीछा करना, एंगल कोई भी एंगल, रिजल्ट जो भी आउटपुट निकल रहा है, या पाथ तो रास्ता है ना, तो पाथ इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रैजेक्टरी, इसलिए ऑप्शन डी को टिक कर दोगे। डन? इजी। ओके। Which of the following is the opposite of unifying? Unifying मतलब एक तरीके से एक साथ लाना, यूनिटी है ना। यूनिफाइंग का उल्टा क्या होगा? स्प्लिट करना, मर्ज करना, असेंबल करना, यूनाइट करना। तो देखो यूनाइटिंग में तो आप एक साथ ला रहे हो, असेंबल में भी सारी चीज़ों को एक साथ असेंबल करोगे, जैसे पजल पीसेस को असेंबल करते हो तो एक प्रॉपर पर्टिकुलर चीज़ बन जाती है। मर्ज करना, जैसे वीडियोस मर्ज होते हैं, कुछ भी चीज़ मर्ज होती है तो एक साथ हो जाते हैं वो। स्प्लिट यानी अलग अलग करना। तो पूछा क्या है, ऑपोजिट पूछा यूनिफाइंग का, ऑप्शन ए जो है वही आपका सही आंसर है। ईजी। ओके। अब हम आ जाते हैं सेकंड यानी आपके पोएम वाले क्वेश्चन पे। तो रीड द फॉलोइंग पोएम्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पोएम को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और आंसर्स करने हैं, ठीक है। सबसे पहली पोएम दी हुई है सिंपैथी। सिंपैथी सबको पता है कि दया भावना। अब इस पे देखते हैं पोइट क्या लिख रहे हैं। आई ले इन सॉरो इन डीप डिस्ट्रेस, माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड बट नॉट अ काइंडली वर्ड। क्या दिया हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, आई ले इन सॉरो एंड इन डीप डिस्ट्रेस, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत टेंशन में था, बहुत दुखी था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, और मेरा दुख जो है वो किसी एक इंसान ने सुना जो कि बहुत ज़्यादा प्राउडी यानी घमंडी है।
हिज लुक्स वर कोल्ड, जिस तरीके से वो पोइट को देख रहे थे, या क्योंकि या फिर ये पोइट ही है, हम तो यही मानेंगे बिकॉज यहाँ बताया नहीं कि कौन है, तो आई लिखा है तो पोइट ही मान रहा है। तो पोइट को जिस तरीके से उन्होंने दुख में देखा, तो उनके चेहरे पे, जो ये पर्सन था उसके चेहरे पे कोई दया भावना या सेंटिमेंट्स नहीं थे, बल्कि बहुत कोल्ड एक्सप्रेशंस थे, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं था कि उसको फीलिंग आ रही हो, ठीक है। तो कोल्ड का मतलब होता है समबडी हु इज लाइक वेरी रूड, या फिर देयर आर नो इमोशंस एज सच, तो वैसा लुक्स थे उसके चेहरे पे। एंड ही गेव मी गोल्ड, गोल्ड यानी यहाँ पर पैसे, कॉइन्स, ठीक है। तो उन्होंने मुझे पैसा दे दिया, मनी दे दिया, गोल्ड दे दिया, बट नॉट अ काइंडली वर्ड, यानी मदद तो की बट चेहरे पे भी कोई इमोशंस नहीं, ना कुछ बोला, कुछ अच्छा काइंड वर्ड भी नहीं बोला, कुछ अच्छा भी नहीं बोला, सीधे सीधे बस पैसे दे दिए। माई सॉरो पास्ट, अब पोइट कहते हैं कि मेरा जो दुख का समय था वो चला गया, अब बेटर हो गई मेरी कंडीशन। आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, और उसने मुझे जो सोना यानी पैसे दिए थे वो मैंने उसको वापस कर दिए। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स, फिर मैं बिल्कुल उसके सामने सीधे खड़ा रहा, क्योंकि अब मेरा कर्जा चला गया ना, जो पैसे दिए थे वो लौटा दिए। एंड स्पोक माई थैंक्स, और मैंने उसको थैंक यू बोला। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसने जो मुझे दान दिया, मैंने उस दान की सराहना की कि ठीक है, थैंक यू सो मच, मेरे लिए बहुत मीन करता है आपने जो मुझे पैसे दिए, गोल्ड दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। I lay in want and grief and pain. A poor man passed my way. He bound my head, he gave me bread, he watched me night and day. यहाँ दिया हुआ है I lay in want and grief and pain, कि भाई अब मैं जो हूँ एक ऐसी कंडीशन में था जहाँ मुझे चीज़ों की ज़रूरत थी, मैं बहुत दुखी था, ग्रीफ था, और बहुत ज़्यादा पेन था, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा दर्द में था। अ पुअर मैन पास्ड माई वे, अब इस बार जो इंसान पास हुआ है यहाँ से, या जिसने देखा इनको दुखी, वो क्या है, गरीब है। He bound my head, he gave me bread, उसने मेरा सर बांधा, इन पेन है ना, सर बांधा, उसने कुछ खाने को दिया, ब्रेड दी यानी खाने को दिया। He watched me night and day, और मेरा दिन रात ख्याल रखा। How shall I pay him back again for all he did to me, यानी इसके पहले तो पैसे दिए थे उस इंसान ने, तो वो तो चलो इन्होंने लौटा दिए, बट ये जो इन्होंने ध्यान रखा, काइंडनेस दिखाई, उसको कैसे लौटाएंगे। ओह, गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी, ऐसा नहीं है पैसे जो है वो काम के नहीं है, पैसे बहुत बड़ी बात है, उसने मुझे पैसे दिए, बट उससे भी कई ज्यादा बेटर या सबसे फार क्या बोलूं, ग्रेटर जो है, सबसे बड़ी चीज जो है वो है हेवनली सिंपैथी। यानी अगर आप किसी को काइंडनेस शो करते हो, किसी के साथ सिंपथाइज करते हो, दया दिखाते हो, उससे अच्छे वर्ड्स बोल देते हो जब वो दुखी होता है ना, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता, फिर भले आप पैसा दे दो, कुछ भी दे दो। तो पोइट यहाँ सिंपैथी के थ्रू आपको समझा रहे हैं कि जब भी कोई परेशान हो, दुखी हो, तो कृपया करके उसको अच्छे वर्ड्स बोलें, सिंपैथी दिखाएं, ना कि उसको पैसे दे के और अजीब तरीके से घमंडी तरीके से बिहेव करेंगे तो आपने अच्छा किया, नहीं, आपके वो पैसे इंपॉर्टेंट थे उसके लिए उस वक्त, बट आपका तरीका भी वैसा होना चाहिए था। सो डेफिनेटली सिंपैथी दिखाना और एक तरीके से काइंड होना बहुत जरूरी है। बस ये सिंपल सी पोएम है, क्लियर है। चलो अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 14th है, हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट व्हेन ही वाज इन डीप डिस्ट्रेस। प्राउड मैन यानी जो आया था पहला व्यक्ति, उसने क्या किया, ही गेव हिम जूल्स, उसको कुछ ज्वेलरी दिया, ही टुक हिम होम, उसको घर ले गए, ही गेव सम मनी, कुछ पैसे दिए, ही पिटीड द पोएट, उसको बहुत ज्यादा दया दिखा रहे थे कि अरे बाप रे कितनी बुरी कंडीशन है। तो हमें पता है गोल्ड यानी यहाँ पर हो गया मनी, जूल्स नहीं बोल सकते क्योंकि ज्वेलरी की बात ही नहीं की गई, क्लियर। तो पैसे दिया यानी गोल्ड दिया, तो पैसे दिए, मनी दिया। 15, what was it he did not give the poet, क्या था ऐसा जो उस प्राउड मैन ने पोइट को नहीं दिया। मनी, गोल्ड, फूड की सिंपैथी, सिंपैथी नहीं दिया है ना, जो कि चाहिए थी, तो सिंपैथी इज द आंसर। अब यहाँ ये मत सोचना कि फूड भी तो हो सकता था, नहीं, क्या वो चीज है जो नहीं दिया, यानी कि क्या वो चीज है जो देनी चाहिए थी और नहीं दी, सिंपैथी, क्लियर। ओके, 16th पे आते हैं। हाउ डिड द पुअर मैन टेक केयर ऑफ द पोएट। अब पुअर मैन की बात करते हैं। द पुअर मैन गेव हिम सम मनी एंड फूड, उसको कुछ पैसे दिए और खाना दिया। द पुअर मैन गेव गोल्ड एंड काइंड वर्ड्स, कुछ पैसे दिए और काइंड वर्ड्स बोले। द पुअर मैन गेव फूड टू द पोएट एंड टुक केयर ऑफ हिम डे एंड नाइट, उसको खाना खिला दिया और उसके बाद उसकी रात दिन सेवा की। ही टुक द पोएट होम एंड बाउंड हिज हेड विच वॉज हर्ट, उसको घर लेकर गए और फिर उसके बाद उसके सर पे पट्टी बांधी, नहीं, ये घर नहीं लेके गए, वहीं ध्यान दिया है, ऐसा कुछ बताया नहीं कि घर लेके गए। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो सबसे अप्रोप्रिएट है, कि खाना दिया और दिन रात सेवा की, क्लियर। ओके, 17th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इनमें से क्या है जो सही नहीं है। द पोइट रीपेड हिज डेथ टू द प्राउड मैन बाय थैंकिंग हिम, तो भाई जो भी कर्जा था वो उसको दिया और थैंक यू बोला, बिल्कुल सही है। द पुअर मैन ब्लेस द चैरिटी ऑफ द पोइट, पुअर मैन ब्लेस द चैरिटी ऑफ द पोइट नहीं, द पोइट ब्लेस द चैरिटी ऑफ द पुअर मैन, राइट।
मतलब जो पुअर मैन है, पोएट नहीं, जो पोएट है द प्राउड मैन की चैरिटी को ब्लेस किया। When the poet was in sorrow, he was given money. जब वो दुख में थे तब उनको पैसे दिए गए। The poet says he cannot repay the poor man for his sympathy. Definitely. तो देखो, पोइट ने पैसे वापस किए जिस प्राउड मैन को बाय थैंकिंग हिम, ठीक है। पोइट जब दुखी थे उनको पैसे दिए गए थे, हाँ दिए गए थे। द पोइट सेज ही कैन नॉट रीपे, वो नहीं रीपे कर सकते सिंपैथी, यस। तो ये जो है ना, ये गड़बड़ है। यहाँ पे पुअर मैन ब्लेस द चैरिटी ऑफ द पोइट नहीं, द पुअर मैन ब्लेस द चैरिटी ऑफ द प्राउड मैन। क्लियर? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन? ओके, चलिए, जो गलत है, नॉट ट्रू बोला था, ये ध्यान में रखना। ऑल राइट, आ जाइए नेक्स्ट पे। 18th है, विच वर्ड इन द पोएम मीन्स गिविंग मनी टू अ पर्सन हु इज इन नीड। किसी को पैसे देना जो नीड में, उसके लिए कौन सा वर्ड है? चैरिटी, सिंपैथी, काइंडनेस, डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस तो दुख दर्द है, काइंडनेस अच्छे शब्द बोलना, सिंपैथी दया दिखाना, और चैरिटी है पैसे देना जिसको मदद की जरूरत होती है उस वक्त, दान करना। तो ऑप्शन ए है द वर्ड जो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता है, जो बड़ा आसान है। क्लियर? ओके, अगले आते हैं हम दूसरी पोएम पे, जो लास्ट पोएम हो गया आपकी इस वीडियो की। शी लिव्स इन अ गैरेट अप अ हॉन्टेड स्टेयर एंड इवन व्हेन शी इज फ्राइटेंड देयर इज नोबडी टू केयर। भाई वो कहाँ रहती है? गैरेट में रहती है। गैरेट क्या होता है? बिल्कुल छत के ऊपर एक एटिक टाइप का रूम बना होता है, थोड़ी सी स्पेस। आप सर्च करोगे गैरेट, आपको फोटो दिख जाएगा, तो यू विल बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो वहां पर ये पर्टिकुलर पर्सन रहती है। अब वो हॉन्टेड स्टेयर इन इवन व्हेन शी इज फ्राइटेंड देयर इज नोबडी केयर। तो ऐसी जगह वो थोड़ी ऊपर ऊपर की तरफ है, तो डर भी लग सकता है। तो वहां पर अगर उसको डर भी लगता है ना, इवन इफ शी इज फ्राइटेंड, कोई भी उसका ध्यान रखने के लिए नहीं है, बिकॉज वो वहां अकेली है। शी कुक्स सो स्मॉल अ डिनर, वो अपने लिए जब भी खाना बनाती है बहुत कम बनाती है। शी डाइन्स ऑन द स्मेल एंड इवन इफ शी इज हंग्री देयर इज नोबडी टू टेल। तो वो अपने लिए थोड़ा सा ही खाना बनाती है और खाने किसे ज्यादा ना, वो जो स्मेल है उससे पेट भर लेती है, यानी इतना कम खाती है वो। और अगर उसको भूख भी लग रही होगी ना, इवन इफ शी इज हंग्री देयर इज नोबडी टू टेल, तो कोई भी नहीं होगा जो बता पाएगा कि भाई उसको भूख लग रही है या मैं उसके लिए कुछ बना दूं, क्योंकि कोई वहां पर है ही नहीं, वो अकेली है। नेक्स्ट आते हैं, she sweeps her musty lodging as the dawn steals near and even when she is crying there is nobody to hear। अब यहाँ दिया हुआ है कि she sweeps her musty lodging। musty क्या होता है? बहुत ही बदबू आ रही होती है, जहाँ से स्टेल, बहुत ही ज़्यादा गंदा है ना, और लॉजिंग जहाँ पर रहती है, तो वो उसको झाड़ू वाड़ू लगाती है जैसे ही सुबह की रोशनी वगैरह आती है, as the dawn steals near and even when she is crying। और कभी भी वो अगर रो भी रही होती है ना, even when she is crying there is nobody to hear, तो उसकी बात सुनने के लिए या उसके रोने को सुनने के लिए वहाँ कोई भी नहीं है। I haven't seen my neighbor since a long time ago and even if she is dead there is nobody to know। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर है फ्रांसिस पार्क, उनकी ये नेबर है, ठीक है। सो मैंने अपनी नेबर को, पड़ोसी को बहुत टाइम से देखा भी नहीं है, एंड इवन अगर उसकी डेथ भी हो गई हो ना नेबर के अंदर ही अंदर, तो कोई भी नहीं है जिसको पता चलेगा, यानी वो इतनी अकेली है। इट मीन्स यहाँ पर पोइट बता रही है कि कोई लेडी है जो इतनी अकेली है, लोनली है, कि कोई भी नहीं है उसका ध्यान रखने के लिए। अगर उसको भूख भी लगेगी, अगर वो अकेली भी है, उसे डर भी लगेगा, वो रो भी रही होगी या उसकी डेथ भी हो गई होगी ना, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो अकेली है। और कोई ध्यान नहीं रखता है कि भाई अकेली रहती तो थोड़ा ध्यान रख ले, नहीं, वो अपना खुद का लाइफ जी रही है बहुत ही ज्यादा लोनलीनेस के साथ। ईजी है? ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। द वुमन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इज, जिस पोएम में जो लेडी की बात की गई है वो क्या है? इज हैप्पी, वो बहुत खुश है। इज सिक, वो बीमार है। इज ब्रेव, बहुत हिम्मती है। इज लोनली, बहुत अकेली है। तो अकेली है ना, क्योंकि बाकी चीजें हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो क्राई भी करती है, फ्राइटेंड भी होती है, तो ब्रेव वाली बात भी हम नहीं बोल सकते। सो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है द लाइन शी डाइन्स ऑन द स्मेल मीन्स, ये जो दिया है शी डाइन्स ऑन द स्मेल, यानी वो अपने लिए खाना कम बनाती है, लिखा हुआ है, वो पहला हिंट हो गया। तो वो सिर्फ खुशबू से ही पेट भर लेती है, यानी कि ज्यादा खाना नहीं बनाती या फिर ज्यादा खाना खाती नहीं है। सो शी ईट्स वेरी लिटिल, वो बहुत कम खाती है। शी डिसलाइक्स द फूड, उसे खाना पसंद नहीं है। हर फूड इज टेस्टी, उसका खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। शी लाइक्स द स्मेल ऑफ अ फूड, उसको अपने खाने की स्मेल पसंद है। नहीं, वो बहुत कम खाती है। शी ईट्स वेरी लिटिल, ऑब्वियसली बहुत अकेली है, वो अकेले में कोई क्या ही कितना ही खा लेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका मतलब समझाता है। डन? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है 21। हु इज शी इन द पोएम? इस पर्टिकुलर पोएम में जो शी वर्ड यूज किया है वो कौन है, मतलब जो लेडी है उनकी बात की गई है। अन ओल्ड वुमन, कोई लेडी है जिनकी बहुत ज़्यादा एज हो गई है, कोई बूढ़ी औरत है। और लोनली वुमन, एक वुमन है जो अकेली है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। अ वुमन हु डिसलाइक्स पीपल, कोई ऐसी लेडी है जिसे लोग पसंद नहीं है। अ हंग्री वुमन, अ वुमन जिसे बहुत भूख लग रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पर ओल्ड वुमन हु डिसलाइक्स पीपल, हंग्री वुमन की बात नहीं की गई है। आंसर हो जाएगा लोनली वुमन, यानी समबडी हु इज वेरी अलोन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम मीनिंग वर्ड एज मस्टी। मस्टी लॉजिंग, मैंने क्या बोला? जहां से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही हो, मस्टी उसे कहते हैं। बहुत ही ज्यादा सीडन हो गई हो, स्मेल आ रही हो, बहुत गंदा हो, दैट इज मस्टी। सो मस्टी का सेम मीनिंग वर्ड चाहिए, यानी सिनोनिम चाहिए। फ्रेग्रेंट, यानी तो फ्रेग्रेंट का मतलब होता है बहुत अच्छी खुशबू, ठीक है। स्टेल यानी बहुत ही गंदी सी बदबू। फ्रेश, बहुत अच्छी खुशबू। देन एरोमेटिक इज ऑल्सो खुशबू। सो डेफिनेटली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज कहीं ना कहीं सिनोनिम ऑफ मिस्टी। क्लियर? ओके,
23rd है द वुमन कुक्स अ स्मॉल डिनर बिकॉज ये वुमन जो ये लेडी है वो कम ही खाना बनाती है, क्यों? बिकॉज शी डिसलाइक्स फूड, क्योंकि उसको खाना नहीं पसंद। बिकॉज शी इज स्टिंगी, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। शी हैज़ नो फूड टू कुक, क्योंकि खाना ही नहीं है उसके पास बनाने के लिए। शी इज़ अलोन, क्योंकि वो अकेली है। डेफिनेटली कम खाना इसलिए बनाती है क्योंकि वो अकेली है, तो वो अपने जितना ही खाना बनाती है जितना वो खा पाएगी, वो भी नहीं खाती वो। सो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर है। डन। सो इस तरीके से ये थे 23 क्वेश्चन, ये था आपका अचीवर्स सेक्शन, और इस तरीके से आपका कॉम्प्रीहेंशन भी डन होता है। आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरीके के पैसेजेस, पोएम्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। ले देखिए, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है कि ये पढ़ना है आपको। आप जितने पैसेजेस, जितने भी पोएम्स एमसीक्यूज वाले कर सकते हो, सॉल्व प्लीज करो, ताकि आपको जितने क्वेश्चंस मिल सके आपकी प्रैक्टिस हो जाए। डन। ओके, सो इस तरीके से वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉम्प्रीहेंशन विच विल बी ऑफ टोटली अचीवर्स सेक्शन। बट नाउ वी आर लेफ्ट विद द डिस्कशन ऑफ द वेबसाइट, बिकॉज ये चीज मैंने आपको बोली थी दैट इफ यू वांट टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ कोर्सेज दैट आर प्रेजेंट ऑन मैग्नेट ब्रेन्स, डेफिनेटली आप जो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए। फॉर दैट यू हैव टू जस्ट गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे ये पेज आपके सामने आ जाएगा, एंड ऑन दिस पेज यू गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू एक्सप्लोर। दैट इज यू गेट अ लिस्ट जिसमें से आप चूज कर सकते हो व्हाट यू वांट टू स्टडी। सपोज सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का कुछ पढ़ना है आपको, तो क्लिक्स कर देंगे आप जैसे ही, तो क्लास 12 से किंडरगार्टन से क्लास 12 तक का जो भी करिकुलम है इंग्लिश का वो आपको देखने को मिलेगा। क्लिक करो, वीडियो मिल जाएगा। सेम गोज विद हिंदी मीडियम, क्लिक ऑन हिंदी मीडियम, यू गेट हिंदी मीडियम का पूरा करिकुलम। स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे क्लिक करोगे, आपको इंग्लिश फ्लुएंट करने में मदद मिलेगी। एनटीएससी ओलंपियाड पे क्लिक करोगे, उसके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स जो भी है वो पढ़ पाओगे। आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, जैब कैप, बैंक, एसएससी, ये सब भी अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप इनकी क्लासेस अभी से अटेम्प्ट कर सकते हो। आप अभी से सारी चीजें देख सकते हो, ताकि क्या होगा ना, आपकी अभी से थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट डिसाइड व्हाट यू वांट टू स्टडी। सपोज आज के लिए आपको ओलंपियाड पढ़ना है, क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ओलंपियाड के सब्जेक्ट्स आएंगे, उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो जिसका वीडियो देखना है। सपोज आपको देखना है 9th आईईओ का कोई टॉपिक, क्लिक करो, आपके सामने आएगी लिस्ट, और उस लिस्ट में से उस टॉपिक पे क्लिक करो जिसका वीडियो देखना है। सपोज आपको देखना है सिलेबस ओवरव्यू, क्लिक करो और आपके सामने उसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना। करना क्या होता है, बस क्लिक जाकर magnetbrains.com पे। सो यार डेफिनेटली यू शुड विजिट द वेबसाइट so that you get to learn a lot of explorers, मतलब a lot of courses you will get to learn, you can explore a lot of videos, और इस तरीके से आप बहुत सारी preparation कर सकते हो। Done? Okay. So with this we are done with the discussion of today's topic. I hope you understood comprehension in a very detailed manner. Also now it's your turn to practice as many questions as you can, so that ultimately आपकी practice होती रहे. So yeah, we are done with this video, but we will meet very soon with the next topic in the next video. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.